नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। शाम के 6 बज चुके हैं, लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें हम खास तौर पर आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम अहम विषय लेकर आते हैं। उस पर हमारे विशेषज्ञों से विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से खास तौर पर आज से एक अभियान की शुरुआत की गई है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। जी हाँ, क्योंकि किसान हमेशा से ही इस सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं और सरकार भी यही चाहती है कि उनके हितों को देखते हुए तमाम तरह की जो योजनाएं चलाई जा रही है उसमें किसानों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो। ऐसे में आज हम इस कार्यक्रम में भी एक खास योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही और भी विषय होंगे जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, आप भी अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के इस कार्यक्रम में अपने मन से सवाल पूछ सकते हैं और उनका जवाब हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से हासिल कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में हम किन विषयों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। इसके साथ ही बात होगी शुष्क क्षेत्रों में खजूर की बागवानी की संभावना की। तो इन विषयों के बारे में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर ले हमारे टोल फ्री नंबर्स जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। इस बात का बस ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज़ बंद रखें और फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे खास मेहमानों से अब आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है जल प्रौद्योगिकी केंद्र IRI पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार जी। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले मेहमान से भी आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर P.K. यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर एवं हेड है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, राजस्थान में। डॉक्टर यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी। आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले विषय के बारे में चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डॉक्टर मिश्रा, आपसे सबसे पहले इस योजना के बारे में हम समझना चाहेंगे कि किस तरह की है ये योजना और किस उद्देश्य के साथ इसे शुरू किया गया। देखिए, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2015 में 1 जुलाई को हुआ था और इस योजना का सबसे बड़ा और प्रमुख उद्देश्य यही था कि हर खेत को सुनिश्चित जल प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि बहुत दिनों से और बहुत सालों से देखा जा रहा था कि हमारे देश में सिंचाई की सुविधा इतनी नहीं थी। लगभग 55% हमारा खेत वर्षा पोषित ही होता था और किसानों को जल की उपलब्धता न होने की वजह से उनकी पैदावार बहुत कम होती थी। तो ये सोचा गया कि अगर हम हर खेत को सुनिश्चित जल प्रदान कर सकें तो न केवल हमारे किसानों की पैदावार बढ़ेगी बल्कि उनकी आमदनी में भी आशातीत वृद्धि होगी। और जिसका प्रतिपादन पहले किया गया था कि सन 2022 तक किसानों की आमदनी को बहुत बढ़ाना है, तो उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था और लगभग 50,000 करोड़ रुपए के एक बजट का एक प्रावधान किया गया था। और इसमें ये देखा गया कि हम अगर सभी किसानों को उनके खेतों को सिंचित बना सकें तो न केवल उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, न उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और खुशहाली भी आएगी। बिल्कुल। तो इस योजना के बारे में आपने जाना, आइए एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर केंद्र सरकार ने हर खेत को पानी के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत देश के हर जिले में समस्त खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की योजना है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय को दी गई है। इसके तहत देश में सभी कृषि फार्म में संरक्षित सिंचाई की पहुंच को सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया जाएगा ताकि प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन लिया जा सके। किसान इस योजना के अंतर्गत अपने खेतों में छोटे तालाब, सूक्ष्म सिंचाई के साधन जैसे स्प्रिंकलर सिंचाई और बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन के उपकरण प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा किसान सुनिश्चित सिंचाई के माध्यम से उचित फसल प्रबंधन और जल संचयन या प्रबंधन विधियों के बारे में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान अपने खेत और क्षेत्र की आवश्यकताओं को ग्राम पंचायत के माध्यम से संबंधित ब्लॉक और जिला सिंचाई योजना में सम्मिलित करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हमारे दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि खजूर की जो बागवानी है उसमें किस तरह की संभावनाएं इस वक्त किसानों के सामने है। आज की स्थिति क्या है, देश के किन किन हिस्सों में खास तौर पर जो खजूर है वो इस वक्त उगाया जा रहा है? किसान भाइयों, मैं बताना चाहूंगा, ये जो खजूर की फसल है ये पौधा बहुत ही सख्त होता है और मुख्य रूप से ये आजादी के बाद ही व्यावसायिक रूप से भारत में शुरुआत की गई थी। इसकी सबसे पहले इसको अबोहर में लगाया गया था, अबोहर में व्यावसायिक किस्में शुरू करी गई, उसके बाद ये राजस्थान में फैला, गुजरात में भी इसकी काफी खेती की जाती है। और जो खेती की जाती है उसमें सबसे उपयुक्त ये बात है कि इसकी जलवायु कौन सी होनी चाहिए। जिस समय पश्चिमी राजस्थान में तापक्रम 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या देश के दूसरे हिस्सों में होता है, दूसरी फसल करना बहुत ही कठिन कार्य होता है किसान भाइयों के लिए। लेकिन ये खजूर एक ऐसा पौधा है जिसको 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ तक कि इससे अधिक तापक्रम पे बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। और जब सर्दी होती है तो ये माइनस तापक्रम को भी, शून्य तापक्रम से भी नीचे तापक्रम को बहुत आसानी से सह सकता है। तो इसकी खेती की संभावनाएं शुष्क क्षेत्रों में बहुत अधिक हैं और जहां पे पानी की गुणवत्ता की कमी बहुत अधिक है, अच्छे गुणवत्ता वाला पानी नहीं है, वहां भी इसको बहुत आसानी से इसकी खेती को किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे क्षेत्र जो जहां पर खेती करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, वहां किसान आसानी से खजूर की खेती कर सकते हैं क्योंकि इसमें सहनशीलता काफी होती है। खेती के दौरान और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। खजूर की खेती मुख्य रूप से अरब या अफ्रीकी देशों में की जाती है और यहीं से ही विश्व भर में खजूर निर्यात किए जाते हैं। विश्व बाजार में खजूर के आयात करने वाले देशों में भारत सबसे बड़े देशों में से एक है। ऐसे में भारत के किसान इनकी खेती कर खजूर के आयात को कम करके विदेशी मुद्रा को बचाने में मदद कर सकते हैं। खजूर की खेती करने वाले किसान शुरुआत के 4 वर्षों में खजूर के बाग में आसानी से हरे चने, मोठ और तिल की इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं। खजूर की खेती के लिए शुष्क जलवायु की जरूरत होती है और सौभाग्य से भारत में पश्चिमी राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां खजूर की खेती आसानी से उगाई जा सकती है। इस इलाके में खजूर के फल खाड़ी देशों की तुलना में 1 महीने पहले पक जाते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी ज्यादा कीमत होती है। यही वजह है कि वर्तमान में सरकार के प्रयासों और वैज्ञानिकों एवं कृषि विशेषज्ञों की मदद से यहाँ के किसान खजूर जैसी वाणिज्यिक फसलें उगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जो किसान खजूर की खेती करना चाहते हैं वो बरही, खुनेजी, जामली, खतराची, खलास और मेडचूल किस्मों के अलावा नर किस्मों में धनामी मेल और मत्सरी मेल की बागवानी लगा सकते हैं और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अच्छी कमाई कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट के जरिए जाना आपने कि खजूर की खेती किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है। तो खजूर ऐसे क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहाँ पर पानी की किल्लत होती है और पानी की किल्लत में खास तौर पे खेती करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। और डॉक्टर मिश्रा, जैसे कि आपने बताया कि आधे से ज़्यादा खेती हमारी ऐसी है जो वर्षा पर आधारित है, जहाँ पर सिंचाई के जो संसाधन है वो बेहद ही सीमित मात्रा में है। ऐसे में ये जो योजना है इसके तहत किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है ताकि पानी की जो बचत है वो भी होती रहे और फसल भी अच्छी उगे? इस योजना में 3 मंत्रालयों के द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं को समाहित किया गया है और जो सबसे पहला जो कार्य किया गया है वो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में जो पुरानी जो बहुत दिनों से लंबित परियोजनाएं थी उनको शीघ्रता से कंप्लीट करने के ऊपर बहुत
जोर दिया गया, जिससे कि जल संसाधन और जल स्रोतों को पुनः बनाया जा सके और जल उपलब्धता बढ़ाई जा सके। दूसरा, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक प्रोग्राम था जिसमें वाटर मैनेजमेंट के ऊपर कार्य हो रहा था, तो उसमें भी उन्होंने देखा कि जहां पर भी हो सके पुरानी संरचनाओं को पुनर्जीवित करना, नई संरचनाओं को बनाना और उसके साथ में मोर क्रॉप पर ड्रॉप का ऑब्जेक्टिव लेकर के माइक्रो इरिगेशन के द्वारा यानी कि प्रेशराइज इरिगेशन के द्वारा बहुत कम जल उपयोग करके बहुत ज़्यादा फसल उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था। और तीसरा, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम था, उसमें जो भी कार्य किए जा रहे थे वाटरशेड डेवलपमेंट के यानी कि तालाब बनाने के लिए या चेक डैम बनाना, किसी भी प्रकार से जल का संरक्षण करना, और जो उनका उद्देश्य था कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में, इस प्रकार से जल संग्रहण करना और इन सिटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, एक्स सिटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना और हर प्रकार के वो क्रियाकलाप करना जिससे कि एक तो जब जल उपलब्ध हो तब हम बचा सकें और उसके बाद हम जल को बहुत मितव्यतापूर्ण तरीके से फसलोत्पादन के लिए इस्तेमाल कर सके। जिससे तो इसके लिए किस तरह के तौर तरीके अपनाने चाहिए, इसके बारे में जानेंगे आपसे आगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर पहले ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक जी, नजफगढ़ नई दिल्ली से। आइए उनसे बात करते हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। विवेक जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में इससे रुकावट आएगी। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी विवेक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी विवेक जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हम आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही थी अब। जी विवेक जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, हम 16 एकड़ की खेती पे टपक सिंचाई। जी ठीक है विवेक जी, आपका सवाल है कि 16 एकड़ की खेत में आप टपक सिंचाई की जो विधि है वो अपनाना चाहते हैं, स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति करना चाहते हैं। ठीक है। उसके लिए हमें पाइप खरीद पर हमें सब्सिडी कैसे और कब मिलेगी जी। और पाइप खरीदने के पैसे देने के बाद या पहले उस सब्सिडी के लिए हमें किससे संपर्क करना पड़ेगा? और पाइप के साइज को लेकर कोई कंडीशन तो नहीं है? ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर मिश्रा बताएं। देखने वाली बात है कि हमारे किसान भाई कौन सी फसल लगाना चाहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसा इन्होंने बताया कि ये नजफगढ़ से बात कर रहे हैं, तो यहाँ की सैंडी लोम सॉयल है और मैं समझता हूँ कि बहुत उपयुक्त होगा आपका ड्रिप इरिगेशन की ओर चलना और स्प्रिंकलर इरिगेशन की ओर चलना। आपको या तो अपने PMKSY की वेबसाइट पे जा करके डायरेक्टली आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पे, अथवा अपने नगर के जिला कृषि अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी, जैसी आपकी फसल की चॉइस हो, उनके वहाँ जाना पड़ेगा। और लगभग इसमें जहाँ तक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का सवाल है, आपको वहाँ पे प्रोफेशनल्स के द्वारा डिज़ाइन करके दिलवाया जाएगा। और जहाँ तक सब्सिडी का सवाल है, आपको लगभग 80 से 90%, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग हिसाब है, लेकिन तो लगभग किसानों को 90% तक सब्सिडी मिल सकती है और 5 हेक्टेयर तक की लिमिट है। अच्छा, तो 5 हेक्टेयर से अधिक इस क्षेत्र के लिए नहीं है, लेकिन 5 हेक्टेयर तक आपको मिल सकती है। और मेरा ख्याल है कि आपका 5 हेक्टेयर के आसपास ही इलाका है सिंचाई के लिए। तो बिल्कुल, पाइप के साइज को लेकर भी वो जानना चाहते थे। पाइप के साइज में देखिए, ऐसा है कि फसल कौन सी लगाने वाले हैं, या तो हॉर्टिकल्चर कोई ऑर्चर्ड लगाना चाहते हैं, और उसमें यह है कि कितनी स्पेसिंग है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो नॉर्मल पाइप साइज अगर मान लीजिए देखिए मेन लाइन की जो है 4.5 इंच की है और सब मेन की 2.5 इंच की है, तो वो उनका ज़्यादा इनको ध्यान नहीं देना है। उसके लिए जो है प्रोफेशनल्स अपने आप ही उनको बता देंगे कि किस प्रकार की पाइप कितनी प्रेशर वाली, ये सारी जानकारी वो वेल डिफाइंड है, आपको मिल जाएगी। जी बिल्कुल विवेक जी, बहुत ही विस्तार से यहाँ पर जानकारी दी है डॉक्टर मिश्रा ने आपको। मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए। डॉक्टर यादव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खजूर के बाग अगर लगाना चाहते हैं किसान, तो उपयुक्त समय क्या है खजूर के बाग लगाने के लिए और इसकी तैयारी किस तरह से कर लेनी चाहिए किसानों को? किसान भाइयों को इसके बाग लगाने से पहले अच्छी तरह से
खेत तैयार होना चाहिए। जो सबसे उपयुक्त समय है इसके बाग लगाने का, वो समय है सितंबर अक्टूबर में पौधे लगाने के लिए, विशेष रूप से राजस्थान के क्षेत्रों में जी। और हम फरवरी, यदि पानी की बहुत अच्छी सुविधा हमारे पास है तो हम फरवरी मार्च के अंदर भी इसके बाग लगा सकते हैं। अच्छा। बाग लगाने के लिए दूरी हमारी 8 गुणा 8 मीटर रखनी चाहिए। पास में इसलिए नहीं लगाते कि इसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें कांटे होते हैं। यदि हम ट्रैक्टर चलाएंगे तो ट्रैक्टर चलाने में भी हमको 6 बाई 6 मीटर पे परेशानी आएगी और वो आंख में चोट लग सकती है और भी कोई गहरी चोट लग सकती है। इसलिए 8 बाई 8 मीटर की दूरी इसके लिए उपयुक्त होती है। अब पौधे लगाने से पहले हमको किस्मों की बातें बहुत जरूरी है। जो हम फ्रेश खाने वाली हमारी किस्में हैं, जो हमारी रिपोर्ट में भी बताई गई, खुनेजी है, हलावी है, बरी है, ये किस्में हमारे देश के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्में हैं। इसके अलावा जो छुआरे बनाने के लिए हमारी किस्में हैं वो मेजजूल है, खलास है, जहीदी है, ये किस्में हमारे लिए बहुत उपयुक्त हैं। इसके बाद में आती है बात प्रवर्धन की, जो हम पौधे कैसे लें पौधे के लिए। अब पौधे के तैयार करने के इसके डॉक्टर यादव जानेंगे इसके बारे में आपसे आगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल यहाँ शामिल कर लेते हैं। इस वक्त झांसी से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, शशिकांत जी, आइए उनसे बात करते हैं। शशिकांत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। शशिकांत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो शशिकांत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी शशिकांत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो जी शशिकांत जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। शशिकांत जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में से देरी होती है। हमारा सवाल ये है कि खेत में तालाब खुदवाने पर क्या अनुदान मिलेगा? ठीक है, आइए जानते हैं। बिल्कुल, खेत में तालाब खुदवाना चाहते हैं, क्या करें ऐसे में डॉक्टर? देखिए, खेत में तालाब खुदवाना चाहते हैं तो भारत सरकार की तरफ से एक स्टैंडर्ड है कि लगभग 50,000 रुपये तक अनुदान मिल सकता है यदि तालाब 15 मीटर चौड़ा, 20 मीटर लंबा और 3.5 मीटर गहरा, लगभग इतनी साइज का तालाब आप खुदवाना चाहते हैं तो आपको ये 50,000 रुपये के आसपास का अनुदान की व्यवस्था की जा सकती है। जी बिल्कुल शशिकांत जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ यहाँ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। सुरेश कुमार जी इस वक्त अजमेर राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सुरेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो सुरेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना सवाल पूछें। हेलो जी सुरेश जी, अपना सवाल पूछें। सुरेश जी, टीवी की आवाज बंद कर मेरा सवाल ये है कि हमारे जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में हम कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं? जी जी, खजूर की कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर यादव बताएं, क्या सुझाव देंगे आप? आप अजमेर रीजन खुनेजी लगा सकते हैं। राज्य सरकार के सहायता से खुनेजी का वितरण किया भी जा रहा है। राज्य सरकार ने इस पे बहुत बड़ा अनुदान दे रही है राजस्थान सरकार।
इसके अलावा ड्रिप सिंचाई पे भी अनुदान दे रही है, तो किसान का बहुत ही कम पैसा इसके अंदर लगता है। इसके अलावा आप हला भी लगा सकते हैं, बरही लगा सकते हैं। यदि आप छुआरे बनाने की प्रोसेसिंग पे जाएंगे, उस समय आपको मेघजूल का लगाना होगा, खलास को लगाना होगा और जहीदी को लगाना होगा। ये किस्में ही अभी तक हमने आइडेंटिफाई की हैं। इसके अलावा 55 से अधिक किस्मों पे हमारे यहाँ काम हो रहा है, लेकिन उसमें यही किस्में अभी तक हमने उपयुक्त पाई हैं जो हमारे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। जी बिल्कुल। तो सुरेश जी, आपको यहाँ पर कई सुझाव मिल गए हैं, विकल्प मिल गए हैं और इन किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके तहत ये सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो पानी उपलब्ध है उसकी जो वो बड़ा मित विवेकता के साथ उसे खर्च किया जाए, यानी कि कम पानी में भी अधिक उपज हासिल किया जाए। तो इसके लिए क्या तरीके हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जब पानी उपलब्ध होता है, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में 4 महीने मानसून की वर्षा होती है और बाकी 8 महीने सूखा रहता है जी। तो निश्चित तौर पर ये जानिए कि पहले तो पानी को इकट्ठा करके रखने की जरूरत है, जो कि हमारी पारंपरिक जल संग्रहण संरचनाएं जो विभिन्न नामों से जानी जाती हैं और हर प्रदेश में बहुत सारी हैं और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी और उसी से पहले हम लोग अपना काम चलाते थे। लेकिन तो अब धीरे धीरे जब से ग्राउंड वाटर के ऊपर ज्यादा जोर हुआ है, बटन दबाते ही पानी मिलने लगा है, तो लोगों ने उनको भुला दिया और अब वो खराब हो गई। लेकिन तो जो बरसात में पानी उपलब्ध होता है, पहले उसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, धरती के ऊपर भी और मृदा के अंदर भी, दोनों इन सीटू और एक्स सीटू दोनों हम बताते हैं, पहले उसको करना जरूरी है और तभी आप उस जल को आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर सरफेस पे वाटर आप स्टोर करते हैं तभी ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है, यानी कि भूजल तभी आपको मिल सकता है ट्यूबवेल के द्वारा बटन दबाते ही, यदि आपने पहले भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था की, यानी आपने स्टोर किया है पानी। और दूसरी बात आपने कहा कि जल का मितव्ययता पूर्ण प्रयोग जो है उसमें हमें अपनी पारंपरिक जो जल यानी सिंचाई की विधियां हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ने की जो नई विधियां आई हैं जिसमें कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है ये बहुत आजकल प्रचलन में है और इनकी बहुत सारी खूबियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं और इनकी दक्षता बहुत अधिक है और कम पानी में बहुत ज़्यादा उत्पादन इनसे लिया जा सकता है और साथ में लागत भी बहुत कम आती है और बहुत से अन्य फायदे भी होते हैं, जैसे कि आप इनके साथ ही फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंचाई के ऊपर लगने वाला जो आपका लेबर चार्ज है उसकी भी बचत हो जाती है और बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसे आप बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि प्रिसाइज इरिगेशन आप दे सकते हैं इन विधियों के द्वारा। और अब तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स भी आ रहे हैं कि किसानों को अब बहुत ज्यादा खेत में ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है सिंचाई लगाने के लिए, धीरे धीरे एक तरीके से पूरा ही स्वचालित इरिगेशन सिंचाई विधियां जो है प्रचलन में आ जाएंगी और कहीं कहीं लोगों ने अपनाना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। भूपेंद्र जी इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जी भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। भूपेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो जी भूपेंद्र जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो, आवाज नहीं आ रही, फोन रख दिया क्या? हेलो भूपेंद्र जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश में खजूर की खेती कर सकते हैं क्या? जी ठीक है, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर यादव बताएं, जानना चाहते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में खजूर की खेती की जा सकती है या नहीं? खजूर की खेती जो खजूर में पुष्प आते हैं वो पुष्प आते हैं फरवरी के एंड में और मार्च के शुरू में पुष्प आते हैं और जो इसके फल पकते हैं वो फल पकते हैं इसके जून में। जिन क्षेत्रों में हमको यही ध्यान रखना है कि जिन क्षेत्रों में बारिश जल्दी आती है उन क्षेत्रों में हम खजूर की खेती नहीं करते। जिन क्षेत्रों में बरसात देर से आती है, जैसे जुलाई के फर्स्ट वीक के बाद में आती हैं, उन क्षेत्रों में हम खजूर की खेती आसानी से कर सकते हैं। तो यदि आपके क्षेत्र में बरसात जल्दी आती है तब आपके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि फसल तुरंत जल्दी पक जाएगी और इसको मई और जून में खूब शुष्क समय चाहिए।
जिसमें तापक्रम अधिक हो, तभी ये अच्छी तरह पकता है। जल्दी बरसात आने से फसल खराब हो जाती है, तुरंत ही बीमारियां इसके अंदर लग जाती हैं। तो जिन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के में आप करना चाह रहे हैं, उनमें यही ध्यान रखना होगा कि वो बरसात कब आ रही है। यदि आपके क्षेत्र में बरसात देर से आती है तो वो उपयुक्त है, अन्यथा उपयुक्त नहीं होगा। जी डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आप बता रहे थे कि जो खेत है उसकी तैयारी करने के बाद सवाल ये उठता है कि पौधे कहाँ से प्राप्त करें, तो ऐसे में क्या सुझाव रहेगा आपका? इसका पौधे तैयार करने के लिए जिस तरह पपीते में हमारे 2 होते हैं, नर और मादा पाए जाते हैं, बीज से यदि हम उगाएंगे तो इसमें भी पपीता की तरह नर और मादा निकलेंगे, 50 नर निकलेंगे और 50 मादा निकलेंगे। ये डायोसियस प्लांट है जिसमें इंग्लिश में कहते हैं हम। तो ये एक समस्या है, तो बीज से हमारा काम नहीं बनेगा। 50 नर निकल आए वो हमारे किसी काम के नहीं है, केवल 7% नर चाहिए। दूसरा तरीका फिर ये आता है हमारे पास में कि हम सकर्स के ऊपर जाएं। इसके जड़ के पास से ही सकर्स निकलते हैं, जैसे केला के अंदर निकलते हैं। लेकिन उसमें भी हमको थोड़ा राहत मिलती है, पूर्ण रूप से राहत नहीं मिलती कि एक पौधा अपने जीवन में कुल ही 17 और 20 सकर्स देता है पूरे जीवन काल में। तो हम केवल एक पौधे से केवल 17 और 20 पौधे ही मिले पूरे जीवन में, तो वो हमारी एक हद तक थोड़ी सी समस्या हल करता है, पूर्ण रूप से नहीं करता। सबसे ज्यादा जो बढ़िया तरीका है वो है टिश्यू कल्चर। इसमें राज्य सरकारें अनुदान दे रही हैं, बाहर से भी विदेश से भी पौधे मंगा के दे रही हैं। तो वो तरीका हमारा ज्यादा उपयुक्त है कि हम टिश्यू कल्चर वाले पौधे हम लगाएं। वो गुणवत्ता वाले भी होते हैं और पूर्ण रूप से शुद्ध पौधे होते हैं। तो यही टिश्यू कल्चर वाली तकनीक हमारे लिए खजूर के केस में सबसे ज्यादा कारगर है। जी बिल्कुल। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और हमारे कई दर्शक हैं वो हमें सवाल करते हैं फोन लाइन के जरिए भी और ईमेल के जरिए भी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि पहले हम लोग सिंचाई जो है नहर के द्वारा, कुओं के द्वारा, बिजली के ट्यूबवेल के द्वारा या तालाबों के द्वारा करते थे, उसमें पानी भी बर्बादी होती थी। तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत ऐसी कौन सी अच्छी योजना जिसमें कम लागत हो, अच्छी व्यवस्था हो, पानी की बर्बादी न हो और फसल की पैदावार अधिक हो? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जी डॉक्टर मिश्रा बताएं। हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आपने सुना होगा, पहले जो सिंचाई करते थे नहर से, कुएं से या ट्यूबवेल से, उसमें फ्लडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन आप यूज़ करते थे और उसमें ज़्यादा पानी लगता था, जिसकी दक्षता भी बहुत कम होती थी, लगभग 30% से लेकर 50% तक। इससे अधिक दक्षता प्राप्त नहीं हो पाती थी। लेकिन जो नई विधियाँ आई हैं सिंचाई की, जिसमें कि स्प्रिंकलर है, जिसकी दक्षता लगभग 75% तक है, और ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की दक्षता लगभग 80 से 85% है। अगर अब सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन की बात करें, जिसमें कि पाइपलाइनों को ज़मीन के नीचे रखा जाता है और सीधे पौधों की जड़ों में पानी दिया जाता है, उसकी दक्षता लगभग 90% तक पाई गई है। तो ये जो नई विधियां हैं, ये जो अभी हमने आपको बताई हैं, इनसे आपके सारे उद्देश्य हल होते हैं। और इनके साथ साथ आप जो है फसल में फर्टिलाइज़र भी लगा सकते हैं। फर्टिगेशन, इरिगेशन के साथ फर्टिलाइज़र देने को फर्टिगेशन कहते हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ साथ लगाई जा सकती हैं, और जिसमें जल की बर्बादी नहीं होती है, दक्षता बहुत ज़्यादा होती है, पानी की बहुत बचत होती है। लगभग आप समझें कि ये नए सिस्टम्स जो है 30 से लेकर 60% तक जल की बचत करते हैं। और कई फसलों में मतलब आप समझ लीजिए कि 100% नहीं तो एक जगह मैंने अभी पढ़ा है, लगभग किसी फसल में 230% से ज़्यादा का मुनाफा यानी कि प्रोडक्शन में बेनिफिट होता हुआ देखा गया है। जी डॉक्टर मिश्रा, फर्टिगेशन के बारे में आप बता रहे थे। अधिकतर हमने देखा है कि जो संरक्षित खेती, जो पॉली हाउस में खेती करते हैं, उसमें तो फर्टिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। खुले खेत में जो खेती हो रही है, क्या उसमें भी फर्टिगेशन इस्तेमाल में लाया जा रहा है? और इसमें किस तरह के उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है और इसके नतीजे किस तरह के निकल रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है कि अभी आपने बताया संरक्षित खेती, वो तो एक तरीके के जो हाईटेक एग्रीकल्चर है उसका एक नमूना है। परंतु अपने साधारण किसानों के खेतों में भी अब ये नई तकनीकी आ रही है कि आपको जो फर्टिलाइज़र है उसको यूं ही बिखेर नहीं देना, यानी कि आपको प्रिसाइज एप्लीकेशन करना है बहुत ध्यान से। और उसके पहले भी अगर जैसे कि
आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सी इसमें उर्वरक की आवश्यकता है और कितनी मात्रा में। उस जो उर्वरक की उपलब्धता है उसके आधार पर निर्धारित की जाती है, और जो कौन सी फसल लेने जा रहे हैं उसकी कितनी उर्वरक की डिमांड है। तो अब जो है फसलों के जड़ क्षेत्र से थोड़ा सा हट के, जैसे कि बिल्कुल उनके जड़ में नहीं लेकिन थोड़ा हट के, और वो निर्धारित मात्रा में ही आपको फर्टिलाइजर देना है। अगर आप जैसे मान लीजिए कि यूरिया जो बहुत कॉमन फर्टिलाइजर है, नत्रजनक जो फर्टिलाइजर है वो देते हैं, तो और जो ये नई तकनीकी आई हैं इनमें लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं। जी बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। सुभाष जी महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुभाष जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो सुभाष जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ आ रहे जी मैडम, हम महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, यवतमाल जिले से। जी बताएं। हमारे इधर खजूर की खेती कर सकते क्या? अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर यादव बताएं। यही है मैडम, मैंने जैसे बताया उन क्षेत्रों के लिए जो मैंने तापक्रम वाली बताई थी, जून में बरसात नहीं होनी चाहिए। उन जिन क्षेत्रों में जून में बरसात होंगी वहां के लिए ये उपयुक्त नहीं है। जिन क्षेत्रों में जुलाई के 10 या 15 जुलाई के बाद बारिश होती हैं, उन क्षेत्रों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त ये फसल है। अन्यथा फसल खराब हो जाएगी। ये बरसात में फसल एक साथ खराब बहुत जल्दी होती है। जी बिल्कुल। जैसे मानसून आएगा, मानसून थोड़ा देर से, जहां जिन क्षेत्रों में मानसून देर से आता है उन्हीं क्षेत्रों के लिए ज्यादा उपयुक्त फसल बिल्कुल बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ डॉक्टर यादव एक सवाल है जो ईमेल के जरिए भी आया है। दिलशाद आजम जी ने बिहार से ये सवाल लिखकर भेजा है कि क्या हमारे यहाँ खजूर लग सकता है, तो बिहार में क्या लगाना उचित रहेगा खजूर? नहीं मैडम, वहाँ तो बरसात जल्दी समय से आती है, इसलिए वहाँ उपयुक्त नहीं है। वह पकने वाली ही समस्या है। फसल बहुत अच्छे पौधे लगेंगे, फसल भी बहुत अच्छी आएगी, लेकिन उसको उस समय पे पक नहीं पाएंगे। एक साथ ही फसल पूरी पक जाएगी, जिसका मार्केट में वो किसान फायदा नहीं ले पाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर यादव आपसे जानना चाहेंगे कि जो खजूर के पौधे हैं उन्हें अच्छी बढ़वार के लिए और अच्छी उपज मिले, इसके लिए किसानों को पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए? हाँ, इसके लिए एक पौधे को हमको शुरू में प्रत्येक, जब छोटा पौधा है तो उसको 10 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद देनी चाहिए। 100 ग्राम उसको नाइट्रोजन दें हम, और 100 ग्राम उसको फास्फोरस दें, 50 ग्राम हमको पोटास दें, और ये मात्रा हम बढ़ाते चले जाएं 7 वर्ष तक। जब ये 7 वर्ष बाद इकट्ठी हो जाती है, उतनी ही मात्रा हम आगे के फसलों में, पौधों में देते हैं 7 वर्ष के बाद में। यानी कि 7 वर्ष के पौधे के बाद में 700 ग्राम हमको नाइट्रोजन देनी है, 700 ग्राम फास्फोरस देना है, और उसका 350 ग्राम पोटास देना है। इस तरह से हम इसको देते हैं। जो फास्फोरस खाद के अलावा इसमें जो एक मुख्य चीज है वो बहुत ध्यान देने की जरूरत है, उसको मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। वो है इसके अंदर परागण। जैसे बाकी चीजों में मधुमक्खी के द्वारा और मक्खी के द्वारा परागण हो जाता है, इसमें नहीं होता। इसमें हाथ से परागण करना पड़ता है पौधों के पास में ले जाके। उसके लिए हम नर पौधे भी हमारे लिए जरूरी हैं, इसके जो अलग होते हैं, मादा पौधे अलग होते हैं बिल्कुल। तो नर पौधे के हम पॉलन लेके उनको पाउडर के रूप में बना लेते हैं, और कॉटन की गौल लेते हैं, और कॉटन की उसमें पाउडर को हम मिला लेते हैं, जो पॉलन है नर का। और वो नर के पॉलन को हम मार्च के महीने में हर एक मादा की स्पेत में ले जाके रख देते हैं। स्पेत लंबी होती है, एक पौधे पे लगभग 10 स्पेत आती हैं, और 100 किलो, एक स्पेत का वजन 10 किलोग्राम तक होता है। उसके अंदर हम ले जाके रख देते हैं। तो इस तरह से इसका परागण किया जाता है। ये बहुत मुख्य चीज है। यदि हम परागण ठीक से नहीं कराएंगे तो हमारे फल भी नहीं लगेंगे, और परागण पूरा इसका हाथ के द्वारा ही कराया जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर यादव, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। संजय जी इस वक्त सांगली महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हाँ नमस्ते मैडम, मैं संजय बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र सांगली से। जी नमस्कार। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत 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 पसंद आता है, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इंफॉर्मेटिव है, और बहुत मतलब अच्छा प्रोग्राम है। मैं हमेशा फोन लगाता रहता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। हाँ, और ये जो आपने आज का टॉपिक चुना है बहुत अच्छा है। अभी हमारे महाराष्ट्र में
गवर्नमेंट ने बहुत सी जगह सब्सिडीज वगैरह दे के जिधर चाहिए उधर पानी जो मांगेगा उसको पानी मिलेगा और उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी जी। मतलब खाली हम लोगों को सोर्स बताना है और अपना हमारा जो फील्ड है उसमें जितना भी वो पानी उधर से इधर लाने के लिए जितना भी खर्चे चाहिए उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी, सब मिलेगी। सब जगह वो उन्होंने एक बना के दिया है, वो क्या बोलते हैं अपना ठिबक सिंचाई वगैरह सब बना के दिया है। लेकिन हमारे पास कुछ कुछ ड्राई लैंड भी है उधर मैडम, मैं वो जेट्रोफा बोल के ये आते हैं, पौधे आते हैं, उससे उसका जो फल रहता है उससे बायोफ्यूल बनाते हैं। तो वो उसका बीज वगैरह किधर मिल सकता है, जरा वो मुझे मालूम करना था प्लीज। जी बिल्कुल। संजय जी, जेट्रोफा के बारे में आप जानना चाहते हैं, ये थोड़ा विषयांतर हो गया है और हम समय समय पर ऐसे विषय लेकर आते हैं, ज़रूर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन आपने योजना के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि बहुत सारे किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, ये जानकर हमें काफ़ी खुशी हुई। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में और बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुँचाते हैं, ऐसा सवाल भी हम लेंगे। और इसके अलावा आप भी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और इसके साथ ही खजूर के बागों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। आप भी अगर चाहे तो इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। आलोक दीक्षित जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी आलोक जी, हम आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। मैं आलोक दीक्षित बात कर रहा हूँ मैनपुरी से जी। एक्चुअली मेरे जो खेत हैं वो नदी के किनारे, ठीक है, एक बरसाती नदी के किनारे बसे हुए हैं मेरे खेत, ठीक है, जहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं है, केवल उस नदी पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है, जो कि ग्राम प्रधान वगैरह कोई इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछले कई वर्षों से इन लोगों से कहते आ रहे हैं। तो कृपया हमें सुझाव दें कि हम अपने खेतों में किस प्रकार सिंचाई की व्यवस्था करें और किनको अप्रोच करें जिससे हम वहां अपनी सिंचाई के लिए खुद का साधन बना सकें। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं डॉक्टर मिश्रा क्या सुझाव देंगे आप इन्हें।
देखिए, आपके पास अगर वो छोटी बरसाती नदी है और उसमें पानी बहता है, लेकिन तो शायद ऐसी नदियाँ साल भर उसमें पानी नहीं रहता है, इन्हें हम चुआ की नदियाँ बोलते हैं बेसिकली, जिसमें आपको इसी परियोजना के तहत आपको जिला कृषि अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी के पास जाना चाहिए और इसमें छोटे चेक डैम बना करके इस नदी में जगह जगह पर अगर रेगुलर इंटरवल पे देखें लगभग 1-1 किलोमीटर के अंतराल पर अगर चेक डैम बनाए जा सके तो बरसात का पानी रोका जा सकता है। तो इस परियोजना में जो PMKSY में जो पंधारा विकास वाला जो कंपोनेंट है उसके तहत इसे कवर किया जा सकता है। और इसमें बहुत आसानी से आपको छोटे चेक डैम बनाने के लिए और सब्सिडी और सुविधा भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इस परियोजना में इसका भी प्रावधान किया गया है। दूसरे, चूंकि आपके बगल से एक नदी गुजरती है तो हम ये मान सकते हैं कि वाटर टेबल अच्छा रहता होगा। तो अगर आप चाहें, अच्छा, मैनपुरी में रहने के नाते आपके पास बरसात का पानी भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपकी बरसात कम है, लगभग 1200 से 1500 मिलीमीटर पानी मैनपुरी में बरसता है। तो आपके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप कृपया उनको एक्सप्लोर करें कि आप अपने खेत के निचले हिस्से में कहां पर, क्योंकि आप ही सबके खेतों का पानी निकल के ही वो नदी में जाता है और वो नदी का अपवाह जल बनता है। तो सबसे पहली तो व्यवस्था, बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल, पहले आपको अब बारिश का पानी अपने खेतों में अपने क्षेत्र पे इकट्ठा करने की आवश्यकता है और जब आपसे ज्यादा हो जाएगा तभी वो आप बहने देंगे, तब जाकर के वो नदी में मिलेगा। तो नदी में जाने से पहले और वहां चेक डैम बनाने से पहले आप अपने खेत में ही व्यवस्था करें, मेड़ों को पक्की करें, बल्कि अब समय है, इस समय अगर आप अपने खेत की मेड़ों को पक्की करें, मजबूत करें और कोशिश करें कि जो बरसात के मौसम में जो पानी आपको इकट्ठा मिलेगा आप अपने खेत की निचली स्तर में उसको जो है अवशोषित करवाएंगे। और अगर अधिक पानी मिलता है तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। खेत तालाब परियोजना जो चल रही है, जैसे मैंने अभी प्रोग्राम में पहले भी किसी किसान भाई को जवाब दिया था, एक मझोले साइज का तालाब बनाने के लिए योजना अनुदान भी देती है, तो उस पर भी जा सकते हैं। और उन सब बातों के साथ साथ आप इरिगेशन सिस्टम भी जो है मॉडर्नाइज कर सकते हैं। अब हम लोग आपको ये सलाह नहीं देते कि आप पहले के जैसे फ्लडिंग इरिगेशन से आप काम करें, बल्कि नई तकनीकियों का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आलोक जी, बहुत ही विस्तार से यहाँ पर आपको सुझाव दिया डॉक्टर मिश्रा ने, और हमें उम्मीद है कि आप इस पर अमल भी जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सुजीत जी, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। सुजीत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सुजीत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो सुजीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मिश्रा, एक सवाल ईमेल के जरिए आया है। चंद्र सिंह जी ने मध्य प्रदेश से एक ईमेल भेजा है। इनका कहना है कि पाताल जल परीक्षण हम करवाना चाहते हैं और खुद भी करना चाहते हैं, किन से मिले? पहले तो पाताल जल बोल के मतलब जनता को समझने के लिए हम इसे भूजल कहते बोला जा सकता है जी। तो इन्होंने पाताल जल कहा है। अब रही बात इसकी है कि पाताल जल निकालने के लिए क्या इन्होंने वहाँ पे कोई ट्यूबवेल लगा रखा है? अवश्य ही एक ट्यूबवेल होगा जिससे वो पानी ले रहे होंगे और उसका परीक्षण कराना चाहते हैं। तो सबसे पहला परीक्षण तो है कि आप आचमन करें, खुद ही देखें कि क्या वो ये जो जल है वो खारा है, नमकीन है, आपको कैसा लगता है। तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई साल्ट की मात्रा है या पीएच बैलेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी जो होता है, शुद्ध जो पेयजल होता है, वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। तो यदि किसी प्रकार का स्वाद आता है तो आपको पता चल जाएगा इसमें कोई लवण जरूर उपस्थित है। और अगर आपको ये टेस्ट करवाना है तो अपने नज़दीक के या तो जिला स्तर पर आपको वहाँ जाना पड़ेगा, या तो अगर आपके आसपास में कोई विश्वविद्यालय हो, जहाँ तक कृषि विश्वविद्यालय का सवाल है, वो पूरे, अब ये मध्य प्रदेश के हैं तो ये जबलपुर में जा सकते हैं। ठीक है। वहाँ के विश्वविद्यालय में इनके जल का परीक्षण किया जा सकता है। या जिला स्तर पर भी अगर कोई जल परीक्षण की प्रयोगशालाएं हैं, जैसे कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की प्रयोगशालाएं होती हैं, केंद्रीय भूजल बोर्ड जो है उसकी परीक्षण प्रयोगशालाएं होती हैं, वहाँ पर भी अपने जल का ये टेस्ट करा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जिस जिले में आप हैं
उस जिले की एक जिलेवार रिपोर्ट बनाई हुई है। जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उनके पास स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनी हुई है भारत के हर जिले के बारे में, तो वैसे ही थोड़ी जानकारी आपको मिल सकती है इन अपने जिले के और ग्राउंड वाटर के बारे में। जी बिल्कुल, तो उम्मीद है चंद्र सिंह जी को जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आइए खजूर की खेती के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि शुष्क क्षेत्रों में खजूर की खेती की जा सकती है, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे में सिंचाई की जो व्यवस्था है किसानों को किस तरह से करनी चाहिए? इसके लिए किसान भाई वो पानी की आवश्यकता तो है मैडम, इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं, बीच के पानी की आवश्यकता, लेकिन पानी की गुणवत्ता कोई भी हो। जैसे कुछ क्षेत्रों में डॉक्टर साहब बता रहे थे खारी पानी भी निकल आता है, लवण युक्त पानी भी निकल आता है, वो पानी भी खजूर की खेती के लिए उपयुक्त है, जबकि वो बाकी फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन खजूर एक ऐसी फसल है जिसको कोई भी पानी मिलेगा वो आसानी से उग जाती है, अधिक से अधिक पीएच में भी उग जाती है। 8 पीएच मान जिस मृदाओं का है उन क्षेत्रों में भी बहुत आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। तो पानी की गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पानी होना महत्वपूर्ण है कि पानी होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता खराब है, इसीलिए पश्चिमी राजस्थान में और या दूसरे क्षेत्रों में इसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं कि हमें पानी कोई भी निकल आएगा, उससे हम इसको सिंचित कर सकते हैं। तो ये है, और जो पानी है उसको हम ड्रिप सिंचाई द्वारा ही, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वही ड्रिप सिंचाई का ही हम प्रयोग करें, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सके कम से कम पानी के अंदर, कोई भी पानी का नुकसान नहीं होगा और थोड़े से ही पानी के अंदर हम अधिक से अधिक सिंचाई कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे और इस बातचीत को जारी रखेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और इसके साथ ही शुष्क क्षेत्रों में खजूर की बागवानी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़ी हुई और भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। संतोष जी इस वक्त उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। संतोष जी मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो हेलो संतोष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो जी संतोष जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मैडम ये पीएम सिंचाई योजना के अंतर्गत सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। जी। कि इसकी योजना का लाभ कहाँ से मिल सकता है? जी
ठीक है, आइए जानते हैं। बिल्कुल संतोष जी, हम आपका सवाल ले चुके हैं। डॉक्टर मिश्रा से आइए जानते हैं कि किससे संपर्क कर सकते हैं और कहां से आप इस योजना का जो लाभ है वो ले सकते हैं। जी, वैसे तो प्रोग्राम में पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन इनके लिए दोबारा बताता हूँ जी। आप अगर कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आप PMKSY की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो अपने ज़िले के, उज्जैन के जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में जाएं और साथ में अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और मान लीजिए ID कार्ड कोई है, खेत की जमाबंदी के कागज़ है, इन सब को लेकर के वहाँ जाएं। बैंक की पासबुक भी लेकर के जाएंगे और कुछ फ़ोटो भी 1-2 लेके जाएं और वहाँ पर वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों का पंजीकरण भी करते हैं और आपकी ज़रूरत के अनुसार वो जो सिस्टम है उसको प्रदान करने के लिए वो सारी व्यवस्था करते हैं। साथ में सब्सिडी का जो प्रावधान है उसका भी लाभ आपको मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो संतोष जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और हमारे अगले मेहमान का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहूँगी कि जो खजूर के बाग है उसमें किस तरह के रोग व कीट के प्रकोप का खतरा बना रहता है? मैडम, इसमें सबसे ज्यादा जो बीमारी आती है वो ग्राफिला बीमारी है। अच्छा। वो उसमें पत्तियों पे छोटे छोटे धब्बे से पड़ जाते हैं, धब्बे भी नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे इंसेक्ट बैठे हों, कीट बैठे हों उन पत्तियों पे। वो एक नुकसान करता है। उसके लिए हम कोई भी कवकनाशी दवा यूज कर सकते हैं, कवक के द्वारा वो होता है। उसके द्वारा हम कोई भी ताम्रयुक्त फंजीसाइड जो भी आती हैं उनको, पावस्टीन है, उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। उस बीमारी को बहुत आसानी से कम किया जा सकता है। पूर्ण रूप से खत्म नहीं की जाती वो जब आ जाती है, लेकिन काफी हद तक उसको कम किया जा सकता है। दूसरा कीट की बात आती है। शुरू में इसके पौधों को दीमक से बचाने की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम क्लेरोपाइरोफॉस दवा का प्रयोग कर सकते हैं सकर्स में डालने के लिए, जिससे ये दीमक को इससे नुकसान ना हो पौधों को। यही मुख्य रूप से इसमें होते हैं। कीट विशेष रूप से इसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं फसल को। बिल्कुल। तो ये भी एक किसानों के लिए अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा कीटों का प्रकोप इसमें नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि पानी के संचयन के लिए, चूंकि आपने बताया कि बेहद ज़रूरी है, अगर वर्षा आधारित खेती कर रहे हैं तो बारिश के बाद के दिनों में भी वो पानी काम आए, इसके लिए संचय करना बेहद ज़रूरी है। तो बहुत ही पारंपरिक तरीके थे तालाब पोखरों के, और उससे पहले जो राजे रजवाड़े थे वो अलग तरह के जल संचयन के लिए उपाय किया करते थे। तो ऐसे में बताएं कि कारगर किस तरह के जो निर्माण है वो होते हैं? देखिए, चूँकि अब आपको मालूम ही है कि मानसून के 4 महीने वर्षा के होते हैं और हमारे पास 8 महीने पानी की आवश्यकता होती है। तो सबसे कारगर तरीका तो यही था कि जब आपके पास जल की उपलब्धता हो तब उसको ऐसी संरचनाओं में संरक्षित कर लिया जाए जो साल भर आपको पानी प्रदान कर सके। इसमें छोटी छोटी संरचनाओं से लेके बहुत बड़ी बड़ी तक संरचनाएं भी शामिल हैं और इनके हर क्षेत्रों में इनकी बहुतायत रही है। इनके नाम भी अलग अलग रहे हैं। तालाब है, पोखर है, जोहड़ है, और कहीं किसी नाम से, कहीं किसी नाम से। ईरी है, साउथ इंडिया में या राजस्थान में झालारा है, अनिकट है। तो इस प्रकार से लोगों ने पारंपरिक रूप से बहुत सारी जल संग्रहण संरचनाओं के प्रयोग से इतने दिनों तक अपना काम चलाया और बखूबी चलाया है। परंतु जब हमने इंटेंसिव एग्रीकल्चर करने लगे और पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हमने फ्लडिंग इरिगेशन मेथड अपना लिया, तब पानी की बहुत कमी महसूस होने लगी। उसकी कुछ पूर्ति तो नहरों को बना करके किया गया और बाद में ट्यूबवेल से पानी निकालने लगे, लेकिन दोनों ही स्थितियां जो है घातक हुई और जहां पर ज़्यादा पानी का प्रयोग किया गया वहां पे मृदा लवड़ी हो गई और जहां पे ज़्यादा पानी निकाला गया वह निकालते निकालते वाटर टेबल डाउन होने लगा और कई बार तो किसान जो है खारे पानी के क्षेत्र में, एक्यूफर हम बोलते हैं, तो एक्यूफर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे पानी खारा होता है और बाद में सारी फसल भी खराब हो जाती है और मिट्टी भी खराब हो जाती है। तो लेकिन ये जो बारिश का पानी है वो बिल्कुल स्वच्छ जल होता है और वो कई तरीके से मदद करता है। अगर आप संरक्षित करते हैं तो ग्राउंड वाटर को एनरिच करता है, वाटर टेबल ऊपर बढ़ाता है। और तराई के क्षेत्रों में तो बरसात के सीजन में 2-3 फीट के ऊपर ही पानी आ जाता है और पंतनगर की तराई क्षेत्र में ऐसे जो है ट्यूबवेल्स हैं जो अपने आप ही बहते रहते हैं। तो इस प्रकार से किसानों को चाहिए कि जहां पे हो सके सबसे पहले अपने क्षेत्र में, अपने खेत में जल संरक्षण करें। उससे भी ज्यादा जल अगर उन्हें उपलब्ध होता है तो अपने खेत के अगल बगल जो लो लाइंग एरिया हो वहां पर
या तो सरफेस पे वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर बनाएं, यानी कि छोटा तालाब बनाएं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो रिचार्ज के लिए रिचार्ज शेफ्ट या रिचार्ज पिट की व्यवस्था करें, या कोई ट्यूबवेल होता है तो उस पे रन ऑफ को वहां ले जाके वहां पे रिचार्ज करने की व्यवस्था करें। कुल मिलाकर के हम यदि जल का संचयन करेंगे, संरक्षण करेंगे, तभी हमको जल उपलब्ध होगा, और जब जल उपलब्ध होगा तो हम मितव्यतापूर्ण प्रयोग करेंगे और नई तकनीकी का प्रयोग से हम बहुत अच्छा उत्पादन लेंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर यादव, चलते चलते बेहद ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि खजूर के अच्छे उत्पादन के लिए आप क्या सुझाव देंगे? खजूर के अच्छे उत्पादन के लिए हमको पौधों का मुख्य रूप से चुनाव करना होगा, अच्छी किस्मों का चुनाव करना होगा। और जो टिश्यू कल्चर वाले पौधे आते हैं वो बहुत बड़े पौधे नहीं होते, बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं। प्रारंभिक समय पे उनको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि लगाने के समय, अन्यथा वो खराब हो जाएंगे। एक पौधा बहुत कीमती आता है, एक पौधे की कीमत लगभग 3 और 4 हजार रुपए के लगभग सरकार को पड़ती है, लेकिन किसान भाइयों को वो कम पड़ता है सब्सिडी होने के कारण से। तो पौधा काफी कीमती है, इसलिए उसका विशेष ध्यान देना है। और दूसरा ध्यान देना है परागण के समय का, वो बहुत मुख्य रूप से काम है। यदि आपने परागण का सही नहीं काम किया तो आपके फल अच्छी तरह से नहीं लगेंगे। और उसके लिए आपको 8-9% नर पौधे लगाने आवश्यक हैं, जो केवल परागण देने का ही काम करेंगे। बाकी पौधे आपको मादा लगाने होंगे, जो नर पौधों से हम परागण लेके उनको कर सकते हैं। डॉक्टर यादव, आपने हमें बहुत ही अहम जानकारियां दी और लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और इसके साथ ही डॉक्टर मिश्रा, आपने तो जल संरक्षण के बारे में हमें इतनी अहम जानकारियां दी, जो समय की मांग भी है, और योजना के बारे में भी हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज आपने विस्तार से जाना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और किस तरह से आप खजूर की अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं, खासतौर पर शुष्क क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी वो हैं मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण और फसल अवशेष प्रबंधन। आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी नोट कर ले, जिस पर आप हमें सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप चाहे तो फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, जो कि एक टोल फ्री नंबर है। इस पर कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060। आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और ये तमाम जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।